केमिकल रिएक्शन से। यह हमारा पहला चैप्टर होगा, केमिकल रिएक्शन। देखो, केमिकल रिएक्शंस जानने से पहले ना हम सबसे पहले बात करेंगे चेंजेस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? चेंजेस, कि चेंजेस क्या होता है। हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस को देखते हैं। जैसे अगर आप फ्रिज में वाटर को रख दे तो क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। अगर हम मिल्क में थोड़ा सा कर्ड मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? कर्ड बन जाएगा? नहीं। आप सुबह खाना बनाते हो, शाम को आप देखते हो उसका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। ये भी एक तरह का क्या है? चेंज है। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम बहुत सारे तरह के क्या देखते हैं? चेंज देखते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कि चेंजेस होते कितने तरह के हैं। चेंजेस होते कितने तरह के हैं? देखो, सबसे पहला हम चेंजेस की बात करेंगे, रिवर्सिएबल चेंज। सबसे पहले किस चेंज की बात करेंगे? रिवर्सिएबल चेंज। रिवर्सिएबल चेंज क्या होता है? एक ऐसे चेंज की बात करेंगे जो दोनों डायरेक्शंस में क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। एक ऐसा चेंजेस जो दोनों डायरेक्शन में क्या करे? मूव करे, उसे हम क्या कहेंगे? रिवर्सिएबल चेंज विच अकर इन क्या? बोथ डायरेक्शंस। जो दोनों डायरेक्शंस में क्या कर सके? मूव कर सके, या दोनों डायरेक्शंस में होगा, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। वैसे डायरेक्शंस हो, वैसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिएबल चेंज। और याद रखिएगा, जब भी हम रिवर्सिएबल चेंज की बात करेंगे तो उसके लिए हम ये जो एरो देंगे, ये जो एरो हम देंगे, ये दोनों एरो होगा। ये बता रहा है कि चेंजेस आगे भी जा रहा है और चेंजेस पीछे भी जा रहा है। ये जो एरो है वह किस चेंज को रिप्रेजेंट करता है? बताइए। रिवर्सिएबल चेंज। किस चेंज को मतलब रिप्रेजेंट करता है? रिवर्सिएबल। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या कर सकते हैं? अगर हम कहें मेल्टिंग ऑफ क्या? मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करें तो मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब क्या है? कि आपके पास आइस जो कि सॉलिड के फॉर्म में था, आपने उसे क्या कर दिया? आप उसे क्या कर दिए? बताइए। आप उसे हीट कर दिए। तो आइस को हीट करने पर वो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। वाटर बनेगा ना। और अगर उसे हम फिर से क्या कर दें? कूल कर दें। फिर से अगर हम उसे क्या कर दें? कूल कर दें, तो क्या बन जाएगा? ये बताइए। फिर से क्या बन जाएगा? आइस। क्या लग रहा है, ये रिवर्सिएबल चेंज है या नहीं है? मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ रिवर्सिएबल चेंज। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो क्या हो सकते हैं? रिवर्सिएबल चेंज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कैसा चेंज होगा? रिवर्सिएबल चेंज होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड चेंजेस किसकी? इरिवर्सिएबल चेंजेस की। किसकी बात करते हैं? इरिवर्सिएबल चेंजेस की बात करते हैं। इरिवर्सिएबल चेंजेस क्या होता है? अब नाम से स्पष्ट है, इरिवर्सिएबल मतलब यहाँ अगर आप देखोगे तो रिवर्सिएबल मतलब जो क्या हो सकता है? रिवर्स हो सकता है। जो क्या हो सकता है? रिवर्स। बट यहाँ है इरिवर्सिएबल, यानी जिस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते। जिस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते वो कौन सा चेंज कहलाएगा? इरिवर्सिएबल। ठीक है। तो इसमें हम अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ना कि चेंजेज विच अकर्स ओनली क्या? वन डायरेक्शन। केवल एक डायरेक्शन में जो चेंजेस होते हैं वैसे हम चेंजेस को क्या कहते हैं? इरिवर्सिएबल चेंजेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम दे सकते हैं राइपिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपिंग ऑफ क्या? फ्रूट्स। फ्रूट्स का पकना, ये कैसा चेंजेस होगा? एक बार फल पक गया फिर से आप रिवर्स कर सकते हो? नहीं। तो वैसे चेंजेस को हम रिवर्सिबल से, मान लो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसा प्लांट होगा? मतलब कैसा चेंजेस होगा? इरिवर्सिबल नहीं। कुकिंग फूड कैसा प्रोसेस होगा? नहीं। बर्निंग ऑफ एनी सबस्टांस या बर्निंग ऑफ कोल कैसा चेंजेस होगा? बात समझ में आ रही है? तो इरिवर्सिबल में केवल और केवल चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएगी? वन डायरेक्शन में। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? ए से क्या जाएगा बताओ? डी। अब देख रहे हो, ये एरो जो बता रहा है कि जो चेंजेस है वो केवल किस दिशा में जा रही है? एक दिशा में। वो बैकवर्ड डायरेक्शंस में मूव है नहीं कर रही है। तो
इरिवर्सिबल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है और रिवर्सिबल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन है? इसमें कोई कन्फ्यूजन है? अब यहाँ से हम बात करेंगे के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे? फिजिकल चेंज। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो किस पर बात करेंगे? फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज होता क्या है? फिजिकल चेंज से हम क्या समझते हैं? किसी भी सब्सटेंस का अगर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करे, कौन सा प्रॉपर्टी चेंज करे? जैसे उसका स्टेट चेंज कर जाए, नहीं, उसका शेप चेंज कर जाए, उसका साइज चेंज कर जाए, अगर इन सब चीज़ों में अगर चेंजेज होता है तो वैसे चेंजेस को ही हम क्या नाम देते हैं? वो चेंजेस कैसा कहलाता है? फिजिकल चेंज कहलाता है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि फिजिकल चेंज में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करती है। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करती है? ठीक है, उसके इंटरनल प्रॉपर्टी या उसके कंपोजिशन में किसी तरह का कोई भी चेंजेज नहीं होता है। केवल और केवल किस में चेंज होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी में। जस्ट कि उसके शेप में चेंज हो गया, उसके साइज में चेंज हो गया, उसके स्टेट में चेंज हो गया। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है तो हम क्या कह सकते हैं कि चेंज या चेंजेस इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लाइक, या ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि क्या चेंज कर जाए? बताइए। स्टेट चेंज कर जाए, शेप कर चेंज कर जाए, साइज चेंज कर जाए, ईटीसी कर सकते हैं। अगर इन सब में चेंज कर रहा है तो चेंजेस इन विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विल चेंज इज नोन एज, कौन सा चेंजेस? फिजिकल चेंजेस। इसे हम कौन सा चेंजेस कहेंगे? फिजिकल चेंजेस। अब हमने क्या कहा? इसमें बहुत सारे एग्जांपल। हमने कहा कि स्टेट में कोई चेंज हो रहा है। स्टेट में चेंज कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखो, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस किस तरह का चेंज है? पहले ये समझो किस तरह का चेंज है। ये स्टेट चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस ये एक स्टेट चेंज है। और चूंकि ये स्टेट चेंज है, क्या जब हम आइस को मेल्ट करेंगे तो आइस का इंटरनल कंपोजिशन चेंज करेगा? इंटरनल कंपोजिशन तो चेंज नहीं करेगा। जब इंटरनल कंपोजिशन चेंज नहीं करे तो उस समय समझ जाएंगे कि ये कैसा चेंजेस होगा? फिजिकल चेंज। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो। जैसे मान लो कि आपके पास पेपर है और आपने पेपर को फोल्ड कर दिया। पेपर को क्या कर दिया? फोल्ड। अब पेपर को फोल्ड करने से क्या लग रहा है? बताइए। शेप चेंज कर गया। क्या इसके इंटरनल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग हुआ होगा? तो क्या इसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे। आपके पास कोई ग्लास था, आपने उसे ब्रेक कर दिया, तो ये जो ग्लास ब्रेक कर गया तो वो कैसा चेंज कहलाएगा? क्यों कहलाएगा? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि जब आप उसे ध्यान से देखिएगा तो आपको ऐसा फील होगा कि इसके इंटरनल कंपोजिशन में अभी भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ठीक है, जैसे अगर हम मेल्टिंग ऑफ वैक्स की बात करते हैं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स की बात करते हैं तो क्या लग रहा है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या होगा? ठीक है, जैसे सपोज करिए फैन अभी किस स्टेट में? रेस्ट में है। अगर ये मूव करने लगा, क्या लग रहा है? ये भी फिजिकल चेंज है। ये बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब पहले ग्लो नहीं कर रहा था, अब ग्लो करने लगा, तो कैसा चेंज होगा? ये फिजिकल चेंज होगा। समझ में आ रहा है? फिजिकल चेंज का मतलब हमें क्या देखना है? जब भी फिजिकल चेंज की बात होगी तो हमें देखना क्या है? हमें देखना है कि क्या उसमें स्टेट चेंज कर रहा है। अगर स्टेट चेंज कर रहा है तो वो कैसा चेंज होगा? सॉरी, स्टेट चेंज कर रहा है या शेप चेंज कर रहा है या साइज चेंज कर रहा है, इस तरह के अगर कोई चेंजेज है तो वो कैसा चेंजेज होगा? क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? अब हम किसकी बात करेंगे? फिजिकल चेंज के बाद केमिकल चेंज। कौन सा? केमिकल चेंज ना। केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? देखिए, जब भी हम फिजिकल चेंज का तो मतलब समझ में आ गया। अच्छा, फिजिकल चेंज में एक चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, नो न्यू सबस्टांस विल फॉर्म्ड। नो न्यू सबस्टांस विल फॉर्म। अगर आप फिजिकल चेंज की बात करेंगे तो उसमें आप ऐड कर लीजिएगा कि नो न्यू सबस्टांस विल क्या? फॉर्म्ड। किसी तरह का कोई नया सबस्टांस उसमें नहीं बनने वाला। क्यों? कोई पूछे क्यों? फिजिकल चेंज में नए सबस्टांस का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है? तो क्या रीजन होगा? हाँ, क्योंकि उसके
कंपोजिशंस में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन अगर हम फिजिकल चेंजेस की बात करें तो सॉरी केमिकल चेंजेस की बात करें तो चेंजेस इन विच न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड, एक ऐसा चेंजेस जिसमें क्या होता है, एक नए सबस्टांस का क्या हो जाए, फॉर्मेशन। हमेशा नए, जब भी बात करता है कि नए सबस्टांस का फॉर्मेशन हो, किसका फॉर्मेशन होगा, नए सबस्टांस का। इसका मतलब साफ है कि यहाँ सबस्टांस के कंपोजिशंस में क्या हो रही है, चेंजेस, उसके इंटरनल प्रॉपर्टीज में क्या हो रही है, चेंजेस। ठीक है, इंटरनल प्रॉपर्टी या उसके कंपोजिशन में चेंज होगा तो एक नया सबस्टांस का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। और जब नए सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा तो वो कैसा चेंजेस कहलाएगा, केमिकल चेंज। और आप देख लो अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखने के लिए मिलेगा जो कैसा चेंजेस है, केमिकल चेंजेस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला ही राइपिंग ऑफ फ्रूट, ये कैसा चेंजेस है, कैसा चेंजेस है, केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, बात समझ में आ रही है। फोटोसिंथेसिस कैसा चेंजेस होगा, केमिकल चेंजेस होगा। नहीं, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा चेंजेस होगा, ठीक है। बर्निंग ऑफ एनी सबस्टांस कैसा चेंजेस होगा। ऐसा बहुत सारा चेंजेस, जैसे रेस्पायरेशन की बात करते, रेस्पायरेशन की बात करते, ये कैसा चेंजेस होगा, केमिकल चेंजेस होगा। क्यों, अगर हम इन सारे चेंजेस को हम देखें तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये केमिकल चेंजेस है, क्योंकि इन सारे चेंजेस में कहीं ना कहीं एक नए सबस्टांस का क्या हो जा रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, जैसे हम सिंपल बात करते हैं किसकी, रेस्पायरेशन के, किसकी बात करते हैं, रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन में बेसिकली होता क्या है भाई, तो आपको पता है कि सेल के अंदर क्या मौजूद होता है, ग्लूकोज C6H12 और क्या O6, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, उस कंडीशंस में सेल को क्या मिलता है, ऑक्सीजन नहीं। और ये जो ग्लूकोज है, ये जो क्या है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होकर क्या प्रोड्यूस करता है बताइए, CO2, और क्या प्रोड्यूस करता है, H2O। और साथ ही साथ आपको क्या मिलती है, एनर्जी। एनर्जी किसके फॉर्म में मिलती है, ATP के फॉर्म में। एनर्जी किसके फॉर्म में मिलती है, ATP के फॉर्म में। तो आप देख रहे हो कि एक नए सबस्टांस का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा बताइए, केमिकल चेंज कहलाएगा कि नहीं, केमिकल चेंज कहलाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है कोई। जैसे हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ये केमिकल चेंज है भाई। क्यों केमिकल चेंज है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो एटमॉस्फेयर से प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को गेन करते हैं, नहीं, साथ ही साथ वो अर्थ से किसको लेते हैं, H2O, और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो, तो ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट करते हैं, और साथ ही साथ क्या बनाता है, O2, ठीक है, क्या बना देता है, O2। सम अमाउंट में ना वाटर को भी वो रिलीज करता है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम बैलेंस नहीं किए हैं, ठीक है, बट ये इस तरह की प्रोसेस होती है। और आप क्या देख रहे हो कि यहाँ एक न्यू सबस्टांस का क्या हो जा रहा है, फॉर्मेशन। और केमिकल चेंज का तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है कर्डिंग ऑफ मिल्क। क्या बात करते हैं हम, कर्डिंग ऑफ क्या, कर्डिंग ऑफ मिल्क का क्या मतलब है, दूध का दही में कन्वर्ट होना। एक बार दही बन गया मतलब मिल्क से कर्ड बन, सॉरी मिल्क से क्या बन गया, कर्ड। तो मिल्क से कर्ड बनना, प्रॉपर्टी चेंज कर रही है नहीं। और हम ऐसे बोलते हैं, जब भी हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि देख भाई, जैसी उसका टेस्ट चेंज कर जाए, अगर किसी सबस्टांस का टेस्ट चेंज कर जाए, अगर उसमें किसी तरह का चेंजेज हुआ, ठीक है, और उसका टेस्ट क्या कर जाए, तो समझो कि केमिकल चेंज है। क्या चेंज है, जैसे आप सोचो कि आपको खाना बनाना है, कुकिंग फूड। तो अगर खाना बनाना है तो खाना बनाने से पहले का मटेरियल और खाना बनने के बाद का मटेरियल, दोनों को आप टेस्ट करके देखो, क्या टेस्ट सेम है, चेंज कर गया। क्यों चेंज कर गया, क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी, उसके कंपोजिशन में कहीं ना कहीं कुछ क्या हुआ, चेंज, जिसकी वजह से उसके टेस्ट में क्या आ गया, चेंज आ गया। बातें समझ में आ रही है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, इसे आम कोई भी फ्रूट पक गया तो टेस्ट में तो पक्का चेंज आएगा, समझ में आ रहा है। और टेस्ट में चेंज आ रहा है तो वो कैसा चेंजेस होगा, कोई दिक्कत है। और टोटली न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड, टोटली क्या होगा, टोटली नए सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा, कोई दिक्कत।
क्या आप इससे समझ गए? केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज समझ गए? कोई दिक्कत है इसमें? अब जब आप केमिकल चेंजेस को समझ लेते हैं तब हम बात करते हैं किसके बारे में? अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन है क्या? जब भी केमिकल रिएक्शन की अब बात होगी तो हम शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी हम ऐसे भी यूज करेंगे, केमिकल और रिएक्शन। इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है? केमिकल, और ये क्या लिखा हुआ है? रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन सिंपली हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंजेस, क्या? केमिकल चेंजेस आर नोन एज क्या? नोन एज क्या? केमिकल रिएक्शन। एक सिंपल डिफिनीशन अगर देना चाहे तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी केमिकल चेंजेस होती है वो सब के सब क्या है? केमिकल रिएक्शन। नहीं, अगर हम दूसरे ढंग से बोलना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांस इज फॉर्म। प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांस इज क्या? फॉर्म, इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? मेरा सवाल ये है कि आखिर केमिकल रिएक्शन हो या केमिकल चेंज, क्योंकि हम अभी देख लिए कि केमिकल चेंजेस हो या केमिकल रिएक्शन, बात दोनों क्या है? सेम है। बात दोनों क्या है? सेम ही है। तो ऐसा क्या है कि केमिकल चेंज में नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है? वाई न्यू सबस्टांस इज फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन? ऐसा क्यों है कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर नए सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है? क्या इसका लॉजिक दोगे आप? क्योंकि उसके इंटरनल कंपोजिशन चेंज करते हैं। तो इंटरनल कंपोजिशन चेंज करने का क्या मीनिंग बनता है? ठीक है, देखो, जब भी बात आती है कि केमिकल रिएक्शंस में नए सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग क्या? केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस ओल्ड बॉन्ड इज फॉर्म, ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक, ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक, ओल्ड बॉन्ड इज क्या? ब्रेक। ये जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ठीक है, ओल्ड बॉन्ड इज क्या? ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड, न्यू बॉन्ड इज क्या? फॉर्म्ड। ड्यू टू दिस न्यू सबस्टांसेज आर फॉर्म्ड। और यही रीजन है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एक नए तरह के सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन में ऐसा क्या होता है कि नया सबस्टांस बन जाएगा? क्या बन जाएगा बताओ? नया सबस्टांस। इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो लॉजिक ये है कि भाई जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो पुराने बॉन्ड थे वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, और नए बॉन्ड क्या हो जाता है? बॉन्ड क्या होता है वो भी समझाते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? तो किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स को बाइंड करके रखने वाला जो फोर्स है, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स को क्या करने वाला फोर्स? बाइंड करने वाला जो फोर्स है वही क्या कहलाता है? बॉन्ड। क्या कहलाता है? बॉन्ड। जैसे हम अगर बात करते हैं H2O, हम किसकी बात करते हैं? H2O। तो H2O के अंदर हाइड्रोजन और क्या है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करके रखा होगा? होल्ड करके रखा होगा। कोई ऐसा तो फैक्टर होगा ना जो उसको होल्ड करके रखा होगा। तो होल्ड करने वाला जो फैक्टर है उसी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, या उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो जैसे एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप थोड़ा बहुत अगर समझ रहे होंगे तो आपको पता है कि नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से क्या बन जाता है? NH3 बनता है। क्या बनता है? NH3। अगर आप देखोगे आगे चल के आप पढ़ेंगे तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में दो नाइट्रोजन के बीच में ना ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बात करेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ बॉन्ड होता है नाइट्रोजन और किसके बीच में? हाइड्रोजन। अभी मेरा सिर्फ समझाने का मतलब इतना है कि आप अगर इस पूरे रिएक्शंस में आप क्या देखोगे तो कहीं ना कहीं ये वाला बॉन्ड क्या किया होगा? ये और ये दोनों बॉन्ड क्या हुआ होगा बताइए? ये दोनों बॉन्ड क्या हुआ होगा बताइए? ब्रेक हुआ होगा। हाँ या ना? क्योंकि जब तक ये दोनों ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक किया होगा
और ये वाला बॉन्ड भी क्या हुआ होगा, ब्रेक। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड क्या कर गए होंगे, ब्रेक। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड क्या कर गए होंगे, ब्रेक। और जब ये सारे बॉन्ड ब्रेक हो गए होंगे तो फिर से इनमें आपस में क्या हुआ होगा, रीअरेंजमेंट हुआ और एक नए बॉन्ड का देखो तो फॉर्मेशन हो गया कि नहीं, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और यही नए बॉन्ड का फॉर्मेशन एक न्यू सबस्टांस को क्या कर देता है, फॉर्म कर देता है। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पर क्या कर गया, ब्रेक कर गया, और यहाँ पर क्या हो गया बताइए, न्यू बॉन्ड। न्यू बॉन्ड इज क्या, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड। बात को समझ में आ गई। क्यों नए सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो इसके पीछे का लॉजिक समझे। हम क्या कहेंगे, देखो एक अगर किसी केमिकल रिएक्शन को अगर ध्यान से देखें तो एक केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, तो होता है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पहले एटम्स के बीच का बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक किया, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद फिर से एक नया बॉन्ड का क्या हो गया, फॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ रीअरेंजमेंट हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, आपके घर में बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, बहुत सारी क्या रखी हुई हैं, बुक्स। आप चाहते हो कि हम इसे क्या करें, एक नए ढंग से इसे सजाएं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वाले को हटाना पड़ेगा और फिर से आपको एक नए ढंग से क्या करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ कि नहीं, समझ में आया। तो यही रीअरेंजमेंट होता है जिसके वजह से केमिकल रिएक्शन के अंदर एक नए सबस्टांस का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन। तो आपको केमिकल रिएक्शंस का मेन कंसेप्ट समझ में आया कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी तरह से हो सकता है दो सबस्टांस आपस में कंबाइन करके एक नए सबस्टांस को जन्म दे दे, या हो सकता है कि सिंगल सबस्टांस ब्रेक डाउन कर दे और क्या कर जाए, एक नए सबस्टांस को क्या कर दे, बना दे। किसी भी तरह से एक नए सबस्टांस का क्या कर सकता है, वो फॉर्मेशन कर सकता है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। आप रिएक्टेंट, केमिकल रिएक्शन के मेन दो कंपोनेंट होते हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट और एक क्या होता है, प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो सबस्टांस विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा सबस्टांस जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, सबस्टांस विच फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आ रही है। रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन में क्या करे, पार्टिसिपेट करे। अब प्रोडक्ट मतलब हाँ, केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो बने उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। हमेशा किसी भी रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट साइड लिखा जाता है। रिएक्टेंट को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, हमेशा लेफ्ट साइड लिखेंगे। और प्रोडक्ट को हमेशा कहाँ लिखेंगे, राइट साइड। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमेशा एक एरो का चिन्ह दिया जाता है, हमेशा एक किसका चिन्ह दिया जाता है, एरो का। रिएक्टेंट लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमेशा क्या दिया जाता है, एक एरो का सिंबल। और ये जो एरो का सिंबल होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ किसको, रिएक्शन। कभी कभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ एरो इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो एरो का साइन है उसका मीन क्या है, तो इसका मीन क्या है बताओ, डायरेक्शन ऑफ। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन, यानी ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है। और वैसे भी ये वाला सिंबल देख के हम कह सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। किसमें, सिंगल डायरेक्शन में। और जब रिएक्शन सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड करता है तो उसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या उसको बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर इस तरह का सिंबल आ जाए, मान लो कि ऐसा दिया हो, ये रिएक्टेंट है और ऐसा कुछ आ जाए इस तरह का, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है वो डायरेक्शन, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको, रिवर्सिबल। तो क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मीनिंग समझ में आ गया, रिएक्टेंट क्या है और
प्रोडक्ट क्या है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना है।